ताश के पत्ते। जुर्म की बिसात पर खेली जाने वाली खूनी बाजी एक सनसनीखेज और दिलचस्प तरीन एडवेंचर नावल। मुसन्निफ अलीमुल हक हक्की। डेम्से खुश था कि पुलिस वालों ने इसकी तबाहशुदा कार हटा दी थी। सुबह के धमाके की कोई निशानी वहां मौजूद नहीं थी। वाकयात की रफ्तार इतनी तेज है कि लगता है कि कई हफ्ते गुजर चुके हैं। डिनर के दौरान उसने ब्रेंडा से कहा, मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अभी मुझे बाहर जाना है। हम ओवरटन की तलाश में हैं। मैं जानता हूँ कि वो यहीं कहीं छुपा हुआ है, डेम्से ने कहा। ब्रेंडा बाद में भी इसकी स्टडी में बैठी रही। टीवी ऑन था, लेकिन सिर्फ कंपनी देने के लिए। ब्रेंडा इस वक्त सैंडी के बारे में सोच रही थी। गुड़िया की जल्दी ने सैंडी के दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। वो अपने खोल में और सिमट गई थी। पूरा दिन वो खामोश रहती थी। इसने खाना भी अपने कमरे में खाया था। डिनर के वक्त जिम इसे प्यार करने गया तो वो रोने लगी और आखिरकार अपनी नई गुड़िया से लिपट कर सो गई। ब्रेंडा उदास थी। सैंडी को उन्होंने कितना वक्त दिया था, कितनी मेहनत की थी इस पर, कैसी कैसी मायूसी से गुजरे थे, और एक लम्हे में सब पर पानी फिर गया। सैंडी फिर पीछे चली गई। कितना पीछे, वो ये नहीं जानती थी। इसने सोचा कि अगले रोज डॉक्टर मार्डम से वक्त लेगी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसी दुनिया है, दुखों और उदासियों की दुनिया। और बेचारा जिम, इस पर कितना दबाव है। कोई दीवाना इसे कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। इसे एहसास हुआ कि इसके सर में शदीद दर्द हो रहा है। 10:15 बजे इसने जिम को फ़ोन करके बताया कि एड विचम आया था और कह रहा था कि आइंदा इलेक्शन तक वो फर्स्ट सेलेक्ट मैन की हैसियत से काम करने के लिए तैयार है। जिम ये सुनकर खुश हुआ। इस कॉल के बाद ब्रेंडा सोने के लिए लेट गई। आधी रात तक वो लोग हर होटल और हर मोटेल के मर्द मेहमानों को चेक कर चुके थे। उन्होंने 30 मील का इलाका कवर किया था। 14 ऐसे अफराद को पूछगछ के लिए क्लियर कर दिया था जिनका हुलिया ओवरटन से मिलता जुलता था। एक ऐसा भी था जो अपनी गर्लफ्रेंड को शनाख्त से बचाने के चक्कर में शूट होते होते बचा था। इसने 3 पुलिस वालों पर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की थी और अगले ही लम्हे 2 पुलिस वाले इसके सीने पर चढ़े बैठे थे। इनके हाथों में रिवॉल्वर थे और बैकग्राउंड में एक रिसेप्शनिस्ट अपनी बरहंगी छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसका कहीं नामो निशान नहीं चीफ, और इसकी बीवी का भी पता नहीं चल रहा है। लियो पकोलो थके हुए लहजे में कह रहा था, कहीं वो किसी दोस्त के घर में तो नहीं छुपे हुए। ये नामुमकिन है। हम सबको चेक कर चुके हैं, अलबत्ता कुछ होटल रह गए हैं। कल तक वो भी चेक हो जाएंगे, फीरो ने कहा। इसने रज़ाकाराना रात की ड्यूटी कबूल की थी। टॉम, मैं और लियो अब घर जा रहे हैं, डेम्से ने कहा। कोई ख़ास बात हो तो मुझे रिंग कर देना। मुझे लगता है कि ओवरटन हमारी बेबसी देखकर खुश हो रहा है, डेम्से बोला। वो अपनी स्टडी में डेस्क के पीछे था। इसे अपना सुगार एस्ट्रे में मसल दिया। वो इस वक्त बहुत खुश था। इसका मंसूबा इसकी तवक्का से भी बढ़कर कामयाब साबित हो रहा था। और ये तो बहुत शानदार दिन था। इसे डेम्से की खास कार के चीथड़े उड़ाकर रख दिए थे। इसे हंसते हुए इस पूरे मंजर को तस्वुर में देखा। भीगे हुए चूहे जैसा चीफ रिवॉल्वर हाथों में लिए पागलों की तरह से ढूंढ रहा था। वो फिर हंस दिया। नरंदिल लोगों को हाथ में गन बहुत बुरी लगती है। डेम्से कभी इसे नहीं ढूंढ सकेगा। इसे फादर फ्रेडरिक्स का ख्याल आया। कैसे इसने उसका गला घोटा था, कैसे उसे स्लेब पर लटकाया। ये बात तो इसे आज मालूम हुई थी कि अगर वो फादर को कत्ल ना करता तब भी वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं जी सकता था। वो हंसने लगा। मैंने तो एहसान किया है उस पर। मैंने इसे बड़ी अजियत से बचा लिया, इसकी रूह को आज़ाद कर दिया। कैसी खौफनाक बात थी कि पादरी यूरेन ने दुआ की थी, इसे माफ़ कर दो खुदावन, जबकि इसे इसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं था। इसे पेंसिल से नोटबुक पर फ्रेडरिक्स के नाम को क्रॉस किया। वो हुक्म का देहला था। इसकी फॉरेस्ट में नंबर 5। नोटबुक दराज में रखकर इसने दराज को मुकफल की और एक गिलास दूध के साथ विटामिन ई की 2 गोलियां लेने के बाद सोने के लिए चला गया। पुलिस सायों के पीछे भाग रही है। अमेरिका का हर घर जान गया है कि मैं देखने में कैसा हूँ। वो हर इस शख्स को तलाश करेंगे जो ओवरटन की तस्वीर जैसा हो। इन्हें नहीं मालूम कि इनका वास्ता कैसे मास्टरमाइंड में पड़ा है। मेरी तो मूछ नहीं है, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा वो समझ रहे हैं। इसने इत्मीनान की सांस ली और कवर्ड बदलते हुए अपनी बीवी को थपथपाया। ये ख्वाब नहीं था, वो अब भी फेयरपोर्ट ही में था। 6 जून जुम्मा। नाश्ते पर एलिस बर्ग्स नर्वस थी और चिड़चिड़ी भी हो रही थी। बर्ग्स की पेशकदमियों से इसे उलझन हो रही थी। मैं बहुत खौफजदा हूँ, वो बोली।
ये जो शख्स अंधाधुंध कत्ल करता फिर रहा है, जिम को कत्ल करने की कोशिश कर चुका है, वो कहीं तुम्हें भी वो सिसकने लगी। तुम फिक्र मत करो जान, स्पाइक उसे तसल्ली देकर बोला। ये कोशिश पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं और मैं 2 जंगें भी झेल चुका हूँ, बर्ग्स ने कहा। मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ, तुम बहुत बेपरवाह हो, एलिस ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। पिछली रात तुम बहुत देर से आए थे, जबकि तुम जानते हो कि तुम साथ ना हो तो मैं सो भी नहीं सकती, उसकी बीवी बोली। स्पाइक ने इसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। रिलैक्स हनी, मैंने रात को तुम्हें थपथपाकर गुड नाइट कहा था, मगर तुम सोई हुई थी। देखो, हम ओवरटन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये मामला नहीं निपटता, मैं जल्दी घर नहीं आ सकूंगा। ये मामला निपट जाए तो फिर हम कहीं छुट्टियां मनाने को चलेंगे। और वो इससे लिपटने लगा। रात भी मुझे देर हो जाएगी। NBC से मेरा, सैम गैडी और डेम्से का लाइव इंटरव्यू टेलीकास्ट होगा, देखना ना भूलना, बर्ग्स ने कहा। ऐसा करूं कि ब्रेंडा को भी मधु कर लूं, एलिस ने हिचकिचाते हुए कहा। हम दोनों मिलकर देख लेंगी। और हाँ, कल मैं मम्मी से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जाऊंगी, इतवार को वापसी होगी, वो बोली। गुड आइडिया, मम्मी तुम्हें फिर से खुश मिजाज बना देंगी। हाँ, टीवी देखना ना भूलना, मुझे हीरो की हैसियत से देखना तुम्हें अच्छा लगेगा, स्पाइक ने इसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा। तुम कैसे आदमी हो, मेरी समझ में नहीं आते, एलिस ने सर झटका। एक दीवाना कातिल खुला फिर रहा है और तुम्हें सिर्फ चौंचले सूझ रहे हैं। सुनो, मेरे पास अपनी मोहब्बत के इजहार का यही एक तरीका नहीं, और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि खतरात का सामना हो तो तुम बहुत जारहियत पसंद हो जाते हो। हाथ हटाओ, मैं तो इस वक्त भी सोच भी नहीं सकती इन बातों का, एलिस बोली। स्पाइक अभी पुरुमीद नजरों से उसे देख रहा था। ये मेरी जरूरत है हनी, चलो रात को सही, मैं तुम्हें जगा लूंगा, उसने कहा। एलिस ने सर्द आप भरकर आंखें मूंद ली। स्पाइक सीटी बजाते हुए घर से बाहर चला गया। डेम्से ने दरवाजा खोलकर सुबह के अखबारात उठा लिए। डेली न्यूज और टाइम्स के सफाई अव्वल पर ओवरटन की तस्वीर देखकर उसे ढारस हुई। दरवाजे पर खड़े खड़े उसने लीड स्टोरी पढ़ी। खबर में तफसील थी कि ओवरटन को कैसे शनाख्त किया गया। दूसरी तरफ पादरी ड्यूरेंट फ्रेडरिक्स के कत्ल को बेहद हैजानी अंदाज में कवर किया गया था। किचन में इसने चैनल 4 लगाया और ब्रेंडा के साथ नाश्ता करने बैठ गया। सैंडी अभी तक सो रही थी। दी टुडे शो 7 बजे शुरू हुआ। पहले कत्ल की वारदातों के मुतालिक बताया गया, फिर सैम गैडी को मुतारिफ कराया गया। सैम बेहद मुतमईन और पुरसकून नजर आ रहा था। मेजबान जेन पावले का रवैया सैम के साथ हमदर्दाना था। इसके सवालों के जवाब सैम गैडी ने बहुत नपे तुले अंदाज में दिए। वो एक खुले जहन के आदमी की हैसियत से बहुत मुतासिर कुन नजर आ रहा था। उसने डेम्से को बेहद सराहा। चीफ डेम्से इन केसों पर बेहद बेपनाह मेहनत कर रहा है। अब मुश्तबा आदमी का पता चल गया है। अब हमें बस डेविड ओवरटन को गिरफ्तार करना है। मैं दयानतदारी से ये बात कह सकता हूँ कि डेम्से से बेहतर कोई और तफ्तीशी अफसर हो ही नहीं सकता। वो अहल तरीन आदमी है। ब्रेंडन ने फखरिया निगाहों से जिम को देखा और इसके हाथ को छुआ। जिम डेम्से हंस दिया। सैम मुबालके से काम ले रहे, इतराने की जरूरत नहीं, वो बोला। वो कॉफी पीते हुए अखबार में अपने कारनामों की तफसील पढ़ रहा था। अखबार में ओवरटन की काफी बड़ी तस्वीर छपी थी। इसे आखिरी टपारीलो सुगार सुलगाया। अब इसे एक नया पैकेट खरीदना है। ऊपर से किसी जहाज की आवाज सुनाई दी और इसे ख्यालों की दुनिया में ले गई। 4-5 हजार अफराद जमा थे। अब अपने जहाज की मदद से फिजा में खतरनाक तरीन करतब दिखा रहा था। ऐसे करतब जो कोई और हवाबाज दिखाने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। इसने गौता लगाया और जहाज को जमीन से सिर्फ 4 फीट की बुलंदी तक ले आया। फिर जहाज उठाते हुए इसने 3 कलाबाजियां दाएं जानिब और 3 बाएं जानिब लगाई। इसके बाद इसने जहाज को उल्टा कर दिया। देर तक वो जहाज को इसी पोजीशन में उड़ाता रहा। कोई और ही जुर्रत नहीं कर सकता था, लेकिन लोग बस सांस रोके बैठे थे। मुजमा इसे दाद नहीं दे रहा था। इसे गुस्सा आ गया। हवाबाजी का ये मुजाहिरा इन्हें हैरान नहीं कर सका था। कोई बात नहीं, अगली बार मुजाहिरा करते हुए वो इन्हें यकीनी तौर पर हैरान कर देगा। वो इनके बीचों बीच एक नीपाम बम गिरा देगा। वो बहुत जोर से हंसा। इसे ये भी एहसास नहीं था कि वो एक रेस्टोरेंट में बैठा है। इसी वक्त इसे बुड्ढे की आवाज़ सुनाई दी। वो तस्वुरात की दुनिया से निकल आया। वेट्रेस को इसकी हंसी ने डरा दिया था। इसे बेल अदा किया और बाहर निकल गया। डेम्से कॉफी की खाली प्याली हाथ में लिए बैठा था। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। हर रोज एक कत्ल का मामूल इसे थकाए डाल रहा था। पीर के रोज पहला कत्ल, मकतूल सेलेक्टमैन। मंगल को दूसरा कत्ल अदाकारा, बुध तीसरा कत्ल जज, चौथा कत्ल पादरी। आज किसकी बारी है, वो सोच रहा था। क्या ओवरटन ने बम से इसे कत्ल करने की कोशिश की थी?
क्या पादरी रूरेन फ्रेडरिक्स महज एक मतबादिल था? नहीं, फ्रेड तो ओवर्टन का ऐलान करदा हदफ था। वो सीधा होकर बैठ गया और खाली प्यारी डेस्क पर रख दी। अगर इसे स्विमिंग पूल में छलांग न लगाई होती तभी वो इस बम से ना मरता, ज़्यादा से ज़्यादा जख्मी हो जाता। इसका मकसद ये है कि ओवर्टन इसे खौफजदा करना चाहता था। वो खौफजदा तो नहीं हुआ था, लेकिन इसके सर में इतना शदीद दर्द हुआ था कि वो ठीक तरह से सोचने के काबिल भी नहीं रहा था। इससे पैड और पेंसिल सामने सुरकाई और कुर्सी से टेक लगाकर सोचने लगा, क्या ओवर्टन मजीद कत्ल करेगा? अगर हाँ, तो इसका हदफ कौन होगा? इसे सोचा कि ओवर्टन को पकड़ने के लिए इसे ओवर्टन ही के अंदाज में सोचना होगा, खुद को इसकी जगह रखकर। हाँ, तो मैं किसे कत्ल करूं? हदफ तो बेशुमार हैं। वो पैड को पेंसिल से थपकता रहा, लेकिन पैड अब भी सादा था। नहीं, ये काम इसके बस का नहीं। वो ओवर्टन बनकर नहीं सोच सकता था। अभी तो मुहर्रिक का इल्म भी नहीं उसे। अचानक डेम्पसे के जिस्म में तनाव सा पैदा हुआ और वो सीधा होकर बैठ गया। ओवर्टन साइकेट्रिस्ट था। हर रोज लोगों के जहनी और जज्बाती मसाइल इसके सामने आते थे। हो सकता है इसके केसों में कोई सुराग हो, मुहर्रिक भी हो, मकतूलीन में कोई कदर मुश्तरक भी हो। मैरी, फिरो को बुलाओ, वो चिल्लाया। फिर से याद आया कि टॉम फिरो ने सुबह 4 बजे तक ड्यूटी दी है, वो मौजूद नहीं होगा। नहीं, बेली को बुलाओ, इसने तस्हीह की। दिन चढ़ने लगा और ओवर्टन अब भी आज़ाद था, मगर 32 शहरों में इसकी मौजूदगी की इत्तलात मिली थी। 32 शहर, 9 रियासतों में इसे गिरफ्तार भी किया जा चुका था। 6 मुख्तलिफ मौक़ों पर ओवर्टन को फेयरपोर्ट के इलाके में देखा गया था। इस मामले ने लोगों के तख़य्युल को महमेज कर दिया था। पता जो खड़का तो बंदा भड़का वाला मामला था। जूडी रॉजर्स हैरान थी कि पीटर बॉन्ड खुद इसे रिसीव करने एयरपोर्ट पर आया था। इसकी शख्सियत बहुत ज़बरदस्त थी। वो इसे दबा कर रखने की कोशिश करता था, मगर फिर भी वो हज़ारों लाखों में नुमाया रहता था। पीटर बॉन्ड एंड बॉन्ड का दिमाग था। इंतज़ामी मामलात में वो जीनियस था। फील्ड वर्क इसका जुड़वा भाई जेम्स करता था और वही अखबार की शायद सुर्खियों में नज़र आता था। जेम्स इन दिनों किसी अहम सरकारी काम के सिलसिले में मशरिक़ बईद किया हुआ था। पीटर जूडी का हाथ थामकर इसे एयरपोर्ट से बाहर लेकर आया। सॉरी जूडी डार्लिंग, मैंने तुम्हारी छुट्टियां ख़राब की, लेकिन मजबूरी थी। मैं वादा करता हूँ कि इसकी तलाफ़ी कर दूंगा। इसके लहजे में लगावट थी, या वो जूडी का वहम था। जूडी की नब्ज़ें तेज़ होने लगी। पीटर ने जूडी के लिए अपनी मर्सिडीज़ का दरवाज़ा खोला। आज तुम आराम करो, 7 बजे मैं तुम्हें डिनर के लिए लेकर चलूँगा। वहीं काम के बारे में समझा भी दूंगा। फेयरपोर्ट अपनी कार में जाना, इनमें तुम्हारे लिए कमरा एक है। जूडी कहना चाहती थी कि वो अपनी सगी बहन के पास ठहर सकती है, लेकिन बॉन्ड ने जैसे इसके ख्यालात पढ़ लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम डेम्पसे फैमिली के साथ मुलव्विस हो। मैं नहीं चाहता कि तुम कत्ल की इन वारदातों में मुलव्विस हो। इसे कनखियों से देखा और इसके हाथ को नरमी से छू लिया। तुम बहुत अहम हो। जूडी बेताबी से मुंतज़िर थी। आखिरकार पीटर बॉन्ड ने जुमला पूरा किया, हमारी फर्म के लिए। रास्ते में पीटर इसे दोनों कामों के बारे में बताता रहा। बैंक में 2 लाख गबन और हैटी स्टार और जज वॉलर की वसीयतों में मुमकिन फ्रॉड। इसने एक बड़ा लिफाफा जोड़ी की तरफ बढ़ा दिया। ये कुछ बैकग्राउंड मटेरियल भी है, आराम कर लो तो इसे देख लेना। इसने बताया कि इसके ख्याल में फेयरपोर्ट में दौलत के भूखे चूहे मसला बने हुए हैं। जोड़ी को पादरी के कत्ल का सुनकर शौक लगा, लेकिन इस बात से तमानियत हुई कि कातिल की शनाख्त हो चुकी है। पीटर बॉन्ड ने जोड़ी का सामान ऊपर पहुंचाया और रुखसत होते हुए अजीब अंदाज में इसके हाथ पर बोसा दिया। जोड़ी हैरान थी, लेकिन इसकी सारी थकन धुल गई थी। अगले कत्ल के ख्याल ने उसे सनसनी से दो चार कर दिया था और ख्वाहिश भी बढ़ गई थी। वो अपने ऑफिस से निकला और फोन बूथ से इसने गायला को फ़ोन किया। टाइगर, मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे फ़ोन करोगे। दूसरी तरफ से गायला की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। अच्छा, 10 मिनट में आ रहे हो? मैं मुंतज़िर हूँ। इसने रिसीवर रख दिया। अगले अपॉइंटमेंट से पहले इसके पास इतनी फुर्सत थी कि गायला से मिलकर आ सकता था। डॉक्टर मार्लम ने सैंडी का तफसीली मुआयना किया। आधा घंटा वो सैंडी के साथ अकेला भी रहा, लेकिन सैंडी बस कुर्सी पर बैठी आगे पीछे झूलती रही। इस शौक ने बच्ची को पीछे धकेल दिया है, इसे ब्रेंडा को बताया। ब्रेंडा ने इस बात में सर हिलाया। ये बात गो वो खुद भी समझ चुकी थी। सैंडी समझती है कि वो गुड़िया खुद थी। डॉक्टर ने वजाहत की। गुड़िया की मौत का इसे सदमा है, और न जाने क्यों वो तुम्हें या जिम को गुड़िया की मौत का जिम्मेदार समझती है, जैसे तुम में से किसी ने जानबूझकर गुड़िया को ख़त्म किया है। डॉक्टर बोला। ब्रेंडा मुताजिब रह गई। डॉक्टर पर इसे ऐसा यकीन भी नहीं था। डॉक्टर से इन्हें कम ही मदद मिली थी। सैंडी के लिए वो जो कुछ भी किया था उसने और जिम ने ही किया था। अब भी इन्हें ही करना था।
मार्लम अब भी धीमी आवाज में बोल रहा था, लंबी थेरेपी की जरूरत है। सैंडी को पीर के दिन मेरे पास दोबारा लाना। इससे ब्रेंडा के कंधे पर हाथ रख दिया। ब्रेंडन ने इसका हाथ झटक दिया और उठकर खड़ी हो गई। यूं छूने वाले लोग इसे पसंद नहीं थे। जिम कई बार कह चुका था कि डॉक्टर अच्छा आदमी नहीं है। आज ब्रेंडा इससे मुत्तफिक हो गई थी। इसे डॉक्टर को मीठी मुस्कुराहट से नवाजा और सैंडी का हाथ पकड़कर बाहर आ गई। इसे दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए जहमत भी नहीं की थी। सैम ग्रेडी 12:15 फेयरपोर्ट पहुंचा। डेम्से अपनी क्रूजर में इसे लेने के लिए गया। इन दोनों को मैनी के स्टेक हाउस में लंच पर बर्ग से मिलना था। जिम ने टीवी पर परफॉर्मेंस पर सैम को डांट दी। सैम ने शुक्रिया अदा किया। रास्ते में डेम्से ने इसे ओवर्टन के मुतालिक अब तक की मालूमात फराहम की। मैं जानता हूँ कि ओवर्टन आसानी से हाथ आने वाला नहीं, उसने कहा। अब तक का पैटर्न यह है कि वो रोज एक कत्ल कर रहा है। अगर इसे ये काम जारी रखना है तो फिर बाहर भी आना पड़ेगा, डेम्से बोला। वो मैनी के स्टेक हाउस पहुंचे तो बर्ग्स की गाड़ी वहां पहले से मौजूद थी। डेम्से ने अपनी गाड़ी पार्क की। वो भेस बदल कर बाहर आएगा। वो खुद को भेस बदलने का माहिर साबित कर चुका है और अगर इसे फेयरपोर्ट में कत्ल करने हैं तो वो यहाँ से भी जा नहीं सकता। इसलिए मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं मौजूद है। इसने गाड़ी गेट से करीब तरीन पोजीशन पर पार्क की। कॉर्नर टेबल पर मौजूद बर्ग्स ने इन्हें देखकर हाथ हिलाया। वो मशरूब लेकर बैठ गए और तबादला ख्याल शुरू हो गया। इन्हें ये फिक्र भी थी कि लाइव टीवी स्पेशल में सवालात का सामना कैसे किया जाना चाहिए। बर्ग्स ने तजवीज़ पेश की कि ओवर्टन की बीवी का हुलिया भी जारी कर दिया जाए। मुमकिन है वही इन्हें अपने शौहर तक पहुंचा दे। वैसे भी तो वो भेस नहीं बदलेगी। मुझे तो डर है कि वो मर चुकी है, सैम ग्रेडी बोला। लंच खत्म करते हुए बर्ग्स ने इन्हें चौंका दिया। अपने वेटर को देखो, इसने आगे झुकते हुए सरगोशी में कहा। इसका कद 6 फीट है और इसके बाल भी गिर रहे हैं। बालों का रंग ग्रे है मगर मुमकिन है कि डाई किए गए हों। चाल में हल्की सी लंगड़ाहट भी है और चेहरे के एतबार से भी ये ओवर्टन से मुशाबा है। ग्रेडी ने बर्ग्स को फिर वेटर को देखा और असबात में सर हिला दिया। कॉफी की प्याली इसके होंठों से कुछ दूर जाकर रुक गई। डेम्से ने नजरें नहीं उठाई। वो बिल का चेक साइन कर रहा था। फिर इसने कहा, तुमने हमारी परेशानी बढ़ा दी है बर्ग्स। ये वेटर ओवर्टन भी हो सकता है और हम तीनों को जहर भी दे सकता है। खुशकिस्मती से ऐसा है नहीं। ये यहाँ का 8 साल पुराना वेटर है। इसका नाम जूलियम बार्डी है। मैं इसे बरसों से जानता हूँ, लेकिन आज इसे देखकर मुझे भी यही ख्याल आया था। वो कहते कहते रुका। तुम्हें अब भी शक है, मगर मैं बता दूं कि जो की छोटी उंगली 3 साल पहले कट गई थी और मैं इसे पहले ही चेक कर चुका हूँ। वैसे ओवर्टन किसी और शख्स का रूप धारने की गलती कभी नहीं करेगा। और बग्स ने कॉफी की प्याली उठा ली। इसका मुंह बन गया था। हेडक्वार्टर वापस जाते हुए डेम्से को पुलिस रेडियो पर कॉल मौसूल हुई। चीफ, लगता है कि इसने फिर काम दिखा दिया है। ग्रैंड मेज ने एम्बुलेंस मंगवाई है। इनका एक मरीज कत्ल कर दिया गया है। लानत हो, डेम्से बड़बड़ाया। इसने सायरन पूरी आवाज में खोला और गाड़ी को यूटर्न दिया। ग्रैंड मीज एक लग्जरी सेहत घर था। 2 मिनट बाद वो ग्रैंड मीज पहुंच गए। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ, ग्रेडी ने अपनी टांग को छूते हुए कहा। डेम्से भागता हुआ अंदर गया। वहां इसका सामना मीज के डायरेक्टर राल्फ क्वीन से हुआ। क्वीन का चेहरा सता हुआ था। इधर आए चीफ, मिसेज आर्बिकल अभी जिंदा हैं। वो तेजी से कॉर्नर के डिलक्स स्वीट की तरफ गए। नीली आर्बिकल दुनिया की अमीर तरीन बेवा थी। वो एक बड़ी फैमिली की आखिरी फर्द थी। वो कमरे में दाखिल हुए तो डॉक्टर डीफो ने पलट कर देखा। अब तो सांस भी मुश्किल से आ रही है। एम्बुलेंस कहाँ है? आ रही है, इसी वक्त भी पहुंच जाएगी। डेम्से को हैरत हुई कि नीली अभी तक जिंदा कैसी है। इसे तो रेडियो पर कत्ल की रिपोर्ट दी गई थी। मुझे देखने दो, इसने डॉक्टर डी फो को एक तरफ को हटाते हुए कहा। बिस्तर पर पड़ी खातून होश में नहीं थी। इसका चेहरा अजियत से मस्त था। नब्ज बहुत सुस्त चल रही थी। डेम्से इस पर झुका। क्या इन्हें लेसन दिया गया है? इसने अचानक कहा। नहीं जनाब, लेसन तो इनकी डाइट पर है ही नहीं, डॉक्टर डी फो ने कहा। डेम्से सीधा हो गया। वो बोला तो इसके लहजे में नाराजगी थी। तो फिर ये फास्फोरस का जहर है। डाइट में तो इनकी ये भी नहीं होगा। इसने चेहरे की तरफ देखकर कहा। ये चेहरे पर जलने के से निशानात तो देखें। जर्द फास्फोरस खतरनाक तरीन जहर है। तुमने जहर खुरानी का इलाज किया? वो डॉक्टर डिफो से मुखातिब था। डॉक्टर तो गंग होकर रह गया। नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। सुबह ये ठीक ठाक थी, फिर इन्होंने पेट में मरोड़ की शिकायत की, डॉक्टर बोला। इसी वक्त एम्बुलेंस का अमला आ गया। शॉक का इलाज करना है। दिल पर फास्फोरस के टॉक्सिक एक्शन पर नजर रखना। इसका कोई एंटीडोट नहीं। बेहतर है कि जल्द से जल्द मैदे की धुलाई कर दो। एम्बुलेंस वाले ने डेम्से को हैरत से देखा। एंटीडोट नहीं है? इसने हैरत से कहा।
हाँ, धुलाई करो और दुआ करो, डेम्से ने कहा। मिसेस आर्बकल को एम्बुलेंस में पहुंचा दिया गया तो डेम्से ने कमरे की तरफ तवज्जो दी। ग्रेडी दरवाजे में खड़ा देख रहा था। वो डेम्से के जहन की तेजी से मुतासिर हो रहा था। वो जानता था कि मिसेस आर्बकल अगर बच गई तो ये सिर्फ डेम्से की वजह से होगा। डेम्से हाथ पैरों के बल झुका कमरे के चारों कोनों का मुआयना कर रहा था। फिर से फाजिल चीज़ों की कोठरी का बगौर जायजा लिया। बेड साइड टेबल पर मिसेस आर्बकल का चश्मा और पनीर और वेफर्स की प्लेट रखी थी। इसने उसे भी गौर से देखा। फिर इसने ग्रेडी से कहा, 5 दिन के बाद ही मुबारक मौका आया है सैम। मेरा ख्याल है कि यह हादसा था। हादसा? सैम ने हैरत से कहा। डेम्से क्वीन की तरफ बढ़ा। मिस्टर क्वीन, मुझे सीधा सा जवाब चाहिए। क्या यहाँ चूहे मसला बने हुए हैं? क्वीन को सवाल के अचानकपन ने हिलाकर रख दिया। हाँ, चूहे तो हैं, लेकिन इसका इस बात से क्या ताल्लुक? डेम्से कोठरी की तरफ बढ़ गया। इसने दरवाजा खोलकर अंदर इशारा किया। ये चूहे दान देख रहे हैं? चूहा मार जहर में फास्फोरस होता है। ये जहर वेफर्स पर फैला दिया जाता है चारे के तौर पर। वो नीली आर्बकल के नाइट स्टैंड की तरफ वापस आया। इस ट्रे पर 3 वेफर्स रखे हुए हैं पनीर के साथ। इसने कहा और एक वेफर उठाकर इसे सूंघा। ये तो ठीक ठाक है, लेकिन इस अधगए वेफर्स को चेक कराएं। इस पर पनीर नहीं चूहा मार जहर लगा है। इस दवा में कम से कम 5% जर्द फास्फोरस होता है, डेम्से कह रहा था। ग्रेडी के चेहरे पर सताइशी तासुर नजर आया। लेकिन इससे क्या होता है जिम? कत्ल का इम्कान भी तो अब है। क्या कातिल ये हरकत नहीं कर सकता वेफर्स पर जहर लगाने की? कर सकता है, लेकिन नीली की नज़र बहुत कमज़ोर थी। ये चश्मा देखो, इसके शीशे कितने दुबेज हैं। चश्मे के बगैर वो 6 इंच दूर की चीज़ भी नहीं देख पाती होगी। इन्हें तो ये जहरीला वेफर खाना ही था, जिम ने कहा। लेकिन उन्होंने पूरा वेफर नहीं खाया, सैम ने कहा। फास्फोरस का एक जर्रा ही आदमी को ख़त्म करने के लिए बहुत काफ़ी है, डेम्से ने कहा। काश वो बच जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में ये हादसा है। सबसे पहले तो मुझे इनकी कुर्सी के पास ये टूटा हुआ वेफर नजर आया। शायद इनके हाथ से गिर गया होगा। चश्मे के बगैर वो इसे देख नहीं सकती थी। उन्होंने टटोल कर उठाया तो असल वेफर की बजाय इनके हाथ में जहरीला वेफर आ गया। आओ अब किचन को चेक करते हैं कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है या नहीं, डेम्से ने कहा। क्वीन इन्हें किचन की तरफ लेकर गया। चंद मिनटों में इन्हें चूहा मार जंग फॉस्फाइड का बड़ा डब्बा मिल गया। इसमें 5% जर्द फास्फोरस भी शामिल था। किचन के एक हेल्पर ने तस्दीक कर दी कि मुलाजमा ने जिन 2 कमरों में चूहों की मौजूदगी की इत्तला दी थी वहाँ जहरीले वेफर्स डाले गए थे। इनमें एक कमरा नीली आर्बकल का भी था। मिस्टर क्वीन, ये ज़बरदस्त गफलत और गैर जिम्मेदारी का केस है, लेकिन कत्ल का मामला नहीं। मैं अपने एक आदमी को रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेज रहा हूँ। आओ सैम चलें, डेम्से बोला। हेडक्वार्टर्स जाते हुए सैम सरापा सताइश था। तुम्हें एक्शन में देखकर खुशी हुई जिम। बहुत खूब। बरमहल उम्दा कारकर्दगी का ऐसा शानदार नमूना मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम तो शर्लॉक होम्स हो भाई, वो बोल रहा था। बात यह है सैम कि वहाँ मुझे ताश का कोई पता नजर नहीं आया, डेम्से ने कहा। ग्रेडी पलके झपका कर रह गया। इसे इस बात का भी ख्याल नहीं आया था। शुक्र है कि ये एक और कत्ल नहीं, इसने गहरी सांस लेकर कहा। दोपहर के बाद NBC टीवी का क्रू फेयरपोर्ट पहुंच गया। वो सीधे इनके गोल्डन रूम में गए और कैमरों और माइक्रोफोन्स की सेटिंग में मसरूफ हो गए। वो प्रोफेशनल टीम थी जो पिछले 5 साल से बाहम मिलकर काम कर रही थी। ये न्यूज़ स्पेशल बाय रास प्रोड्यूसर फील्डमैन की जिम्मेदारी थी। इसके साथ 3 कैमरामैन, 2 साउंडमैन, एक स्टाफ अनाउंसर और एक लाइटिंग की इंचार्ज लड़की थी। इलेक्ट्रीशियन और तमाम आलात एक ट्रेलर में आए थे। ट्रेलर को इनके उकबी हिस्से में पार्क कर दिया गया था। इंटरव्यू से पहले 5 मिनट कत्ल के पस मंज़र की रिपोर्ट दिखाई जानी थी। इनके ब्लू रूम में NBC के पहले से पहुंचे हुए क्रू के मेंबर बार्टन, जैक्सन और ग्रिफिथ बैठे थे। अब तक की फिल्मों का जायजा भी ले रहे थे ताकि 5 मिनट के लिए मौसर तरीन फिल्म का इंतखाब कर सकें। 3:30 बजे बार्टन फील्डमैन और वॉरेन पैटी से मिला और इन्हें अपनी एडिट की हुई तारुफी फिल्म दिखाई। दोनों को वो बहुत अच्छी लगी। इनके सुपरवाइजर सेल डी मार्को के लिए वो एक बड़ा दिन था। डी मार्को भी मेहनती आदमी था। वो हरफन मौला था, हर काम कर सकता था। ये फेयरपोर्ट से बराह रास्त टेलीकास्ट होने वाला पहला प्रोग्राम था। सेल इलेक्ट्रीशियंस के साथ वायरिंग में मसरूफ था। काम इतना मुश्किल नहीं था जितना वो समझ रहा था। बेशतर मेन केबल्स और लाइनें NBC के रिमोट हुकअप ट्रेलर से मुंसलिक थीं। फिर भी इसने स्टेज कनेक्शंस के सिलसिले में खासा हाथ पटाया। 4:15 बजे वो बेसमेंट में मौजूद अपने ऑफिस में चला आया ताकि कॉफ़ी पी सके। 4 बजे कनेक्टिकट स्टेट पुलिस के एक तनहा ट्रूपर ने
अपनी मोटरसाइकिल इनके पार्किंग के लॉट में रोकी। मोटरसाइकिल को साइड स्टैंड पर खड़ा करके वो लॉबी में दाखिल हुआ। इसके चेहरे का बेशतर हिस्सा हैट में छुपा हुआ था। इसके हाथ में चमड़े का एक बैग था। धूप के चश्मे के पीछे से झांकती हुई स्लेट जैसे रंग की आंखों ने एक सेकंड में लॉबी का तफसीली जायजा लिया। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। डेस्क क्लर्क अखबार पढ़ रहा था। एक गोशे में 4 अफराद बैठे कॉकटेल से शुगल कर रहे थे। एक अकेला शख्स बाहर के स्टूल पर बैठा पीने में मसरूफ था। ट्रूपर ने लिफ्ट को नज़रअंदाज कर दिया और जीने की तरफ को चल पड़ा। वो बहुत मोहतात था और बर वक्त ज़रूरत खतरनाक साबित होने के लिए भी तैयार था। 15 मिनट बाद सेल डी मार्को अपने कमरे में दाखिल हुआ। कॉफ़ी पीकर वो लैट्रीन जाने के लिए निकला। वो बेआवाज़ कदमों से सेल के पीछे चल दिया। 10 मिनट बाद सेल दोबारा अपने कमरे में आया। इसने कॉफ़ी का एक और कप पिया और चमड़े का एक छोटा सा बैग लेकर गोल्डन रूम की तरफ चल पड़ा। टॉयलेट में जो इसने मेकअप किया था वो शानदार था। मामूली सा फ़र्क था, लेकिन यकीन था कि कोई इस फ़र्क को महसूस नहीं कर सकेगा। प्रोग्राम की वायरिंग मुकम्मल हो चुकी थी। NBC के इलेक्ट्रीशियन ट्रेलर के पास जमा थे और कॉफ़ी पी रहे थे। अभी ने प्रोग्राम शुरू होने से 1 घंटा पहले अपने सर्किटों को दोबारा चेक करना था। इसने पूरे एतमाद से काम शुरू कर दिया। इसने अपने बैग से पतले केबल का लच्छा और एक टाइमिंग डिवाइस निकाली। 7 मिनट से कम वक्त में इसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। वो जानता था कि वो जो कुछ भी कर रहा है इसे कोई पकड़ नहीं सकता। इलेक्ट्रीशियन अपने सर्किट चेक करते हुए भी कोई फ़र्क महसूस नहीं कर सकते। इसने न्यूज़ स्पेशल को 220 वोल्ट का वायर लगा दिया। लाइव एक्शन देखने वाले ये प्रोग्राम कभी भी नहीं भूल सकेंगे। ये सुलगता हुआ प्रोग्राम हमेशा याद रखा जाएगा। सेल डी मार्को ज़मीन 2 मंजिल के टॉयलेट में गया था। 10 मिनट बाद वो बाहर निकला। चमड़े का छोटा बैग इसके हाथ में था। इसे मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चल दिया। फेयरपोर्ट इन के एक और प्राइवेट स्वीट के एक कोशे में टोनी रोको अपनी पसंदीदा जुर्मी कुर्सी पर बैठा हुआ था और इनसे अलग थलग रोको के 2 बॉडीगार्ड हर वक्त वहां पहरा देते थे। इस वक्त रोको के सामने काउच पर 2 बेहद हसीन लड़कियां बैठी थीं, लेकिन रोको को इनके हुस्न से कोई दिलचस्पी नहीं थी। दौलत के सिवा वो किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेता था। एक अहम बात यह थी कि रोको को कभी कोई छू नहीं सकता था। वाइटी कहता था कि बॉस किसी पर एतबार नहीं करता। जब वो शीख्वार बच्चा था तब भी अपनी नैपी खुद ही बदलता था। पिछली बार की तरह तुम्हें 5% मिलेगा, रोकू ने कहा। यूँ तुम्हें $10,000 मिलेंगे। इन्हीं पुराने नामों से रकम सरमायाकारी में लगाना। अखराजात तुम्हारे अपने ज़िम्मे। जेन, न्यूयॉर्क से मियामी तक तुम्हारा इलाका है और गायला यूरोप तक तुम्हारा है। शिकागो, वेगास और मगरबी साहिल को मैं खुद कवर करूँगा, वो बोल रहा था। टाइम टेबल क्या है? जेन ने पूछा। वही पहला वाला, रोको ने जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि इस माह के इख्तिताम तक सरमायाकारी मुकम्मल हो जाए। अब जाओ और याद रखना, कुछ भी हो जाए मुझसे रब्ता ना करना और आपस में भी बातचीत मत करना। इतना कहकर रोको उठ खड़ा हुआ। गायला ने बेसाख्ता इससे हाथ मिलाने की गलती की। वाइटी ने सांप की फुर्ती से इसका हाथ झटक दिया। रोको मुस्कुरा दिया। वाइटी, ये सूटकेस इन गाड़ियों तक पहुंचा दो, ये बहुत भारी हैं, रोको कह रहा था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।